हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। और मैं आ चुका हूं अंतिम प्रहार की सीरीज के ऊपर 3 आउट ऑफ 11 के ऊपर। जी हां, थर्ड क्वेश्चन पे मैं बताने वाला हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है पूरी टीम ने। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पूरे 5 साल के पेपर एनालिसिस करके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर एनालिसिस करके, AKTU, GTU, RTU, इसके अलावा नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी RU हो गया, इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरीके की 12 यूनिवर्सिटीज के पेपर एनालिसिस पिछले 5 साल के करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द करंट पेपर, विद द करंट सिनेरियो से तैयार किए जाते हैं। फाइनल टच मेरा ही रहता है, यदि कोई गलती हुई तो मेरी है और अगर अच्छा हुआ तो हमारी टीम की है। ठीक है, तो गलती के सारा पात्र मैं ही रहता हूं हमेशा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड में हमारा निकल कर आया है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप और फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो ये दोनों क्वेश्चन अदल बदल के आते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने एक साथ लिखे। क्यों अदल बदल के? या तो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पूछेगा या फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप पूछेगा। यानी कि वो उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर बना है उसको, एक सेकेंड सॉरी, जो एंटरप्रेन्योर बना है उसको कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी उद्यमिता को, उसके एंटरप्रेन्योरशिप को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। या तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा भैया कि जो एंटरप्रेन्योर होता है इसका क्या क्या काम होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन या तो ये पूछता है या ये पूछता है। तो आइए दोनों के आंसर देख लेते हैं ताकि अपन को कंफ्यूजन न हो। पहले देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी उद्यमिता को यानी एंटरप्रेन्योरशिप को। सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब यहां पर पर्सनैलिटी का मतलब उसकी केवल फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है कि वो कितना लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, पहलवान है, दुबला है, नहीं। लाल बहादुर शास्त्री हाइट कम थी, पाकिस्तान को हरा दिया। ताशकंद का समझौता करने गए, रूस हैरान था कि इस कम हाइट वाले आदमी ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके पास तो उस समय हमारे पास जवानों के पास लड़ने के लिए आर्टिलरी नहीं थी। अब तो खैर हमारी सेना काफी संपन्न हो चुकी है, उस समय में केवल साहस के दम पे भारतीय सेना जीती थी। ये वर्णित है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। न केवल हरित क्रांति लाए थे, बल्कि एक कम हाइट हेल्थ का आदमी, एक दुबला पतला दिखने वाला आदमी ने ऐसे देश को हरा दिया जिनके पास वो टैंक्स अवेलेबल थे जिसका तोड़ भारत के पास नहीं था। तो वो हमारे अदम्य साहस की कहानियां हैं हमारे शूरवीरों की, कभी सुनाएंगे किसी और क्लास में, कभी किसी और मौके पे। लेकिन ये याद रखिए, यहाँ पर पर्सनालिटी का मतलब उसकी हाइट हेल्थ से नहीं है, उसकी सोच से है, उसकी दूरंदेशी से है, उसके एटीट्यूड से है, उसके वे ऑफ बिहेवियर से है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग नहीं होगा, लेजी फेयर नहीं होगा, लेजी फेयर होगा और रिस्क टेकिंग नहीं होगा तो वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। जब जो रिस्क लेगा वो ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा। देखो बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर कोई अडानी अंबानी नहीं बन पाता। सपना बहुत जने देखते हैं अडानी अंबानी बनने का, लेकिन हर कोई नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट, है ना, उनकी थिंक ऑफ बिहेवियर जहां हमारी खत्म हो जाती है, मुकेश अंबानी साहब की थिंकिंग वहां से शुरू होती है बकायदा। कब से उन्होंने क्या सोच के जियो लॉन्च करा और कहां से उनको आइडिया आया और करोड़ों का एंटरप्रेन्योर शुरू कर दिया। क्या ऐसे बहुत से अदर नया काम नहीं किए जा सकते? वोडाफोन आइडिया के जितने बड़े बड़े CEO बैठा रखे थे, उनकी कंपनी को जमीन पे ला दिया। क्या उनके पास नहीं था कि वो 4G का स्पेक्ट्रम शुरू करें? डिपेंड। तो दैट इज द पर्सनैलिटी। कितने विजनरी है, कितनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, कैसे कम्युनिकेशन स्टाइल है, क्या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी है, और इसके अलावा कितना नॉलेज है, इंटेलिजेंसी क्या लेवल है, ये सारी की सारी बातें उनके एंटरप्रेन्योरशिप में झलकती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में यहाँ पर अपने इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके नॉर्मल एनवायरमेंट की बात हो रही है कि किस तरीके का आपका एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरमेंट एक इनहेरेंट वाइज से ले लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरमेंट एक अलग ही फैक्टर है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, इसके अलावा उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं है, सोशल एनवायरनमेंट की बात होती है, यानी कि वो किस गृहस्थ से आता है। जैसे कि मारवाड़ी का कोई बच्चा होगा तो उसको व्यापार करना सिखाना नहीं पड़ता, वो हमें बताता है सर कॉमर्स में ये आपने टोटली मिस्टेक लगाई। वास्तविकता में बात बोलता हूँ, सच बात बोलता हूँ।
क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से उनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, दिन भर गल्ले पे बैठने का काम होता है तो उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। तो दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी उसका फैमिली, सोशल बैकग्राउंड, नेशनल बैकग्राउंड के कारण भी एंटरप्रेन्योरशिप चेंज होता है। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर बढ़ गया तो एनवायरमेंट चेंज हो गया। पहले बोलते थे कि बेटा धंधा क्यों करेगा, कहीं पे जाके नौकरी कर, अब कह रहे हैं कि बेटा धंधा ज्यादा कर क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटिकल फैक्टर, जिस तरीके का हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट होता है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे कि चाइना है, वहां पे क्या है, वन नेशन की पॉलिसी है और एक ही पार्टी का रूल रहता है। जो उस पार्टी के सारे अंडर में काम करेगा तो आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, उस अंडर में काम नहीं करेगा तो गायब हो जाओगे, भले आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बन चुके हो। कौन है? अलीबाबा के फाउंडर, आप ही मुझे बता देना कौन थे, है ना, थोड़ा सा काम आप भी करना। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स डिसाइड करता है कि आपको डेमोक्रेटिक होना है, ऑटोक्रेटिक होना है, लेजी फेयर होना है, कौन से में आप इंटरप्ट कर पा रहे हो, ये इनहेरेंटली वर्क करता है। मतलब आज मेरी पर्सनैलिटी, मेरे ऊपर पॉलिटिकल विल पावर भी इफेक्ट करती है, क्योंकि आज हम डेमोक्रेसी में ले रहे हैं। अगर मान लो पाकिस्तान में रह रहे होते, भगवान न करे इतना दुख देखना पड़े, लेकिन अगर पाकिस्तान में रह रहे होते तो वहां पर अलग ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्रामा चल रहा है अभी। तो अभी उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमको ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, हम दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, यहाँ पर हाई कॉस्ट आती है, यहाँ पर रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी कम है, यहाँ पे फाइनेंस की हमको दिक्कत आएगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये अपने कौन से हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि वो किस परिदृश्य से आ रहा है। एक अमीर बच्चा, सोचिएगा, एक अमीर बच्चा, जवाहरलाल नेहरू जी, एक जिस उनके बारे में कहा जाता है जिस गेट से निकलते थे, घर के चारों तरफ गेट होते थे और जिस गेट से निकलते थे वहां पे गाड़ी खड़ी रहती थी, कपड़े धुलने के लिए लंदन जाते थे। बातें ह्यूमर है, अब कितनी सच्चाई है वो तो आप जाने, लेकिन मैंने बात बताई कि एक अमीर बच्चा होगा जो इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या सॉरी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, उसका माइंडसेट अलग होगा, वो विजनरी ज्यादा होगा। और एक गरीब बच्चा अगर उसको अपब्रिंगिंग भी गरीबी करी गई है तो वो उसकी माइंडसेट भी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी कम होगी। वो 10,000 से ज्यादा का नहीं सोचेगा, वो 10,000 का सोच लेगा तो 1 लाख से ज्यादा का नहीं सोचेगा, वो 1 लाख का भी सोच लेगा तो 10 लाख से ज्यादा का नहीं सोचेगा। एक गरीब के बच्चे की बात कर रहा हूं जिसके पिताजी की मासिक आय 5,000 रुपए है। ठीक है, अब मैं तो गरीब कहता हूं, भले हमारे बीपीएल की कैटेगरी में उसको गरीब कहा जाए या नहीं कहा जाए, लेकिन एक अमीर का बच्चा 1 करोड़ से स्टार्टिंग करेगा कि 1 करोड़ का वेंचर कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे फंडिंग जुटाई जाए। वो ये नहीं सोचेगा कि इतने रिस्क ली जाए, वो ये सोचेगा कि कैसे अरेंज किया जाए। देयर इज माइंडसेट। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड करके एक बुक भी है, काफी मस्त बुक है, आपको वो भी देखनी चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये जब स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड भी चेंज होता है। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, तो इसको सोशियो इकोनॉमिक बोलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक के अंदर वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है और उस फैमिली बैकग्राउंड के साथ उसका क्या इकोनॉमिक हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी में हो लेकिन वो अमीर ना हो, गरीब हो, और हो सकता है गरीब हो और वो अमीर हो। तो यहाँ पर उसके जौन सा फैक्टर हावी हो जाता है, जैसे पर्सनैलिटी। ठीक है, एक गरीब का बच्चा जिसके पिताजी चाय बेचते थे, उसने विजन देखा कि इसको देश के लिए कुछ करना है, देश का प्रधानमंत्री बन गया। और ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी चाय बेचते हैं। आज हमारे गांव में या शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं उनके पिताजी जो है चाय बेचते हैं। तो क्या सबके कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहा है? किस्मत की बात तो है, लेकिन उसमें उनका संघर्ष भी छुपा है, क्योंकि ये एक ऐसा देश रहा है जहां पे मोनार्की सिस्टम ही रहा है, राजतंत्र ही रहा है, यानी राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री। ठीक है, तो ऐसा रहा है ना। देखो, विधायक का बेटा विधायक, ये बात रही है, इसमें छुपा सरपंच का बेटा सरपंच या सरपंच की पत्नी सरपंच, ये बात छुपाने क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता में ऐसा ही रहा है। और वहां पे वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जिसने कुछ किया नहीं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं। फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार, और वहां पर हमको एक हीरा मिलता है, राजकुमार राव जी आ जाते हैं, आयुष्मान खुराना साहब आ जाते हैं, जो अपनी एक्टिंग से ऐसा प्रभावित करते हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट, अनुपम खेर साहब आ जाते हैं, जो ऐसे आर्टिस्ट रहे जिन्होंने अपनी चिरंजीवी छाप छोड़ी। ठीक है, मतलब कि आप मिटा नहीं सकते कि क्या एक्टिंग करता है बंदा। ठीक है, क्यों? थिएटर आर्टिस्ट, तो जमीन से उठा हुआ व्यक्ति। तो ये होता है कि उसके एंटरप्रेन्योरशिप पे कौन सा फैक्टर हावी रह रहा है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर की एजुकेशन उसका फैक्टर हो सकता है। वैल्यू सिस्टम, वो किस तरीके से डील करता है, वैल्यू सिस्टम क्या है, इथिक्स क्या कहते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या कहते हैं, और इंटरनल कंट्रोल कितना है उसको अपनी सारी थिंग्स पे, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो उसके एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा उसके काम क्या क्या होते हैं, काम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करते क्या क्या है भाई,
वो मेजरली 3 तरीके के काम करते हैं। सबसे पहला होता है प्रमोशनल काम, दूसरा होता है मैनेजरियल और तीसरा होता है कमर्शियल। सबसे पहले मैं कॉमर्स मैनेजरियल से शुरू करूंगा, बहुत इजी है समझने में, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको यहां से। हाँ, मैनेजरियल फंक्शन क्या होते हैं? जो मैनेजर के फंक्शंस होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप आप भी करते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। हम IHRM HRM में पढ़ के आए हैं ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। अभी तो एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है, देखो ये सब आपको पता है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो और मुझे फॉलो कर रहे हो तो यकीनन ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको पता है कि मैनेजर के ये फंक्शंस कौन से होते हैं। प्रमोशनल फंक्शन यानी कि एडवर्टीजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, लाइक आइडिया डेवलप करना, आइडिया को जनरेट करना, फिजिबल लाना, बजट के साथ मैच करना, अल्टरनेटिव चूज करना और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना, ये सारे के सारे प्रमोशनल के फंक्शन है। और प्रोक्योरमेंट यानी संग्रहण करना, उसको बढ़ावा देना, ये सारे के सारे फंक्शन भी एंटरप्रेन्योरशिप को करने होते हैं। यानी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो वन मैन आर्मी होता है भैया। उसको अपना धंधा भी देखना है, उसको उस धंधे में फंड कहां से आएगा वो भी देखना है, उसको आइडिया भी लाना है। क्योंकि बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में मेन डिफरेंस क्या होता है? बिजनेस जो होता है वो पुराने आइडिया का चल रहा है। जैसे मैंने एक किराने की दुकान खोल ली तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हुआ, ठीक है। मैंने जब वो किराने की दुकान खोली है तो यकीन मानिए मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हुआ, मैं बिजनेसमैन हुआ। लेकिन मैंने कोई नया आइडिया लाया, कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लाया जो लोगों की सोशल कॉज को हेल्प करने के लिए हुआ, तब मैं एंटरप्रेन्योर हुआ, ठीक है। तो ये बात हो गई मैनेजर की। तो मेरे को फंडिंग भी लानी है, मेरे को सारा डेटा भी एनालिसिस करना है। अब इसके अलावा कॉमर्शियल में क्या क्या करेगा? वो HR के काम करेगा, फंड मैनेजमेंट करेगा, फाइनेंस का काम देखेगा, अकाउंटिंग देखेगा, मार्केटिंग देखेगा और मैन्युफैक्चरिंग की भी सारा का सारा नॉलेज देखेगा। मतलब एंटरप्रेन्योर सब वन मैन आर्मी। इसीलिए मैंने बोला कि उसको सारे रोल्स करने होते हैं, प्रमोशनल, मैनेजरियल और कॉमर्शियल। PMC इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, PMC, प्रमोशनल, मैनेजरियल और कमर्शियल। मैनेजरियल आपको सब पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ये सारे मैनेजर के जो फंक्शन होते हैं वो भी करना है, इसके साथ उसको फंड की भी व्यवस्था करनी है, इसके साथ उसको मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आएगा या वो क्वेश्चन आएगा, लगभग ये क्वेश्चन अल्टरनेट में चलते ही रहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जल्दी और देखते हैं नेक्स्ट और क्या टॉपिक्स रह रहे हैं। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फील फ्री टू कमेंट। जय हिंद।